हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसी में एक टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। ठीक है। और जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक रहेगा वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सब सारा चीज हम लोग देखेंगे। और जो मेन चीज है कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम से क्वेश्चन आना फिक्स होता है, उस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व करे इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आज। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बेसिकली मैं ट्रिक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, बस बस आज बस आज उसको क्या करना है, समझाना है। ठीक है। समझाने के बाद आज मैं उसको क्या करूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिक, जो कि यहाँ से याद रखो TERI, टेरी से याद रखो TERI। ठीक है। और इसका वॉल्यूम ऐसे ऐसे याद रखते जाओ, इसको याद रखना ही पड़ेगा। बट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को याद रखना बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो दूसरा चीज मैं ये तरीका बताया हूँ, तो ये इस तरह से याद रखो। क्या लिखा है, तेरी वाइफ, VIFE। ठीक है, इस तरह से लिखो। ठीक है। यहाँ पे W के जगह पे B आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो। तो यहाँ पर VIFE होगा। ठीक है। टी से हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, वी से हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, और ए आई से हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। अब इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, सबसे पहले TERI लिख दो। ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी में से आर हटा दो। ठीक है। ई बन जाएगा। अब हमें आई चाहिए, IC चाहिए, तो आई रहने दो, तो ई हटा दो। ठीक है, ई हटा दो तो ये आ जाएगा। अब इसी में अगर मुझे ई चाहिए तो ई रहने दो, आई हटा दो। FRC को याद रख लो RE से, FRC को याद रखो RE से। ठीक है, हो गया, याद हो गया। अब इसको जितना भी वॉल्यूम है उस सबको जोड़ते जाओ, यहाँ पर में जो भी है यहाँ पर में जोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान यह रखना है कि हम लोग यहाँ पर में 1000 को जोड़ रहे हैं, स्टार्टिंग वाला वैल्यू जोड़ रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व, मान लो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ना है, तो 1000 वाले को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं 1100 को जोड़ना, तब आंसर सही आएगा। ठीक है। चलो, तो ये तो मैं ट्रिक जल्दी से बता दिया। अगर तुम्हें डिटेल में ये ट्रिक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस पे, तो मेरा एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ इस पे, ट्रिक टू रिमेंबर द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, इस चैनल पे जाके देखना, और डिटेल उसको क्वेश्चन में बताया है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आज हम पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो तुम्हारा पूरा समरी है, ठीक है, लास्ट में इसको लिख लेना एक पेज, तो उतना वो अभी जो मैं जितना भी दिखाऊंगा उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समरी में इसको। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड। अब सबसे पहला जो वॉल्यूम है हमारा, सबसे पहला वॉल्यूम जो है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। तो सबसे पहला वॉल्यूम है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन पूछेगा और वॉल्यूम कितना होता है वो पूछेगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। आई बात समझ में। चलिए, तो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, फिर समझाते हैं पूरा। ठीक है। देखो, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या, मतलब जितना वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर करते हैं एयर का, ठीक है, या फिर एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, जितना हम लोग सांस लेते हैं एयर और सांस छोड़ते हैं, नॉर्मली हम लोग जितना सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जाता है एक हेल्दी ह्यूमन में, और जल्दी जितना वॉल्यूम लेंगे उतना ही तो निकालेंगे ना। ठीक है। तो जितना हम लोग लेते हैं उतना निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। देखो, ये यहाँ पर में ग्राफ है, जो नॉर्मल हम लोग ने क्या किया कि इंस्पायर किया। ठीक है, ये हो गया इंस्पायर किया, फिर क्या किया, रिलीज किया, मतलब एक्सपायर किया। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। IRV का बात करें, मतलब रिजर्व, देखो रिजर्व करना मतलब कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऐड करना। ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर करके वॉल्यूम को क्या करना, रिजर्व करना वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अगर रिस्पायर करते हैं, ठीक है, इंस्पायर करते हैं,
फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब एडिशनल वॉल्यूम कैसे, अब नॉर्मल सांस रहे और ज्यादा सांस लेंगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा सांस अंदर की तरफ लेंगे तो क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, जैसे कि सांस लेते जा रहे हैं और ज्यादा सांस लो, एक्स्ट्रा सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और उस समय क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ही अंदर जाएगा। तो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसका वैल्यू कितना होता है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पर में वैल्यू याद नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर में नहीं, तुम्हें यहाँ से वॉल्यूम याद करना है। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम याद करना है। यहाँ से वॉल्यूम याद करके रखना है। ठीक है, वहां पे तो बस डेफिनेशंस बता रहे हैं। ठीक है, चलो। तो इसी तरह से यहाँ पर में जो हेल्दी ह्यूमन के पास कितना वॉल्यूम है एयर इंस्पायर और एक्सपायर करेगा, 500 ml। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया समझ में। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर में टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ बन रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि एडिशनल वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर किए। ठीक है, बस इंस्पायर किए तो इस तरह का ग्राफ बना, मतलब एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर किए। ठीक है, अब जब हम एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर करेंगे तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है, जब एडिशनल वॉल्यूम और एक्सपायर करेंगे, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो यही पे तो ये दिखा रखा है कि एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम एक्सपायर। अब जब सांस लिए और सांस छोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। मतलब इसका उल्टा समझ लो कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कोई पर्सन अगर एक्सपायर करता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन से, और सांस तो हम लोग ज्यादा लेते हैं लेकिन छोड़ते थोड़ा सा कम है। ठीक है, एक्सपायर यहाँ पे छोड़ते कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं ग्राफ का पीक देखो, ये ज्यादा पीक है, लेकिन यहाँ पर मैं ग्राफ का पीक थोड़ा सा छोटा है, मतलब 1 पॉइंट है। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 3 गुना। मतलब 1000 है, यहाँ पर मैं 1000 से 11। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कितना है, लगभग 3 गुना है। ठीक है, लगभग 3 गुना, 1000 से 2500। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। देखो नाम से पता चलता है बचा हुआ वॉल्यूम, रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ। ठीक है, तो रेसिड्यूअल का वॉल्यूम का बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स में बचा हुआ रह जाता है इवन आफ्टर हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कब बचेगा, जब तुम निकालोगे तब बचेगा। अरे जब इंस्पिरेशन करोगे तब तो रहेगा ही ना, वॉल्यूम तो रहेगा ही, वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर तो रहेगा ही। लेकिन जब हम लोग निकाल लेते हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन से वॉल्यूम निकाल देते, जितना भी एयर निकाल देते उसके बावजूद भी कुछ एयर बच जाता है, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ये हम निकाल रहे थे, ये हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर रहे थे। ठीक है, ये हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर रहे थे। ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इसको। ठीक है, स्टार्टिंग से ये हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे थे। अब जितना वॉल्यूम बच गया ना, इसको बोलते हैं आरवी। ठीक है, जितना वॉल्यूम बच गया उसको बोलते हैं आरवी। ठीक है, जितना वॉल्यूम बच जाता है उसको बोलते हैं आरवी। देखो इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर इज लेसर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो कम होता है पल्मोनरी प्रेशर। क्यों, क्योंकि जो लंग्स को ये कोलैप्स होने से बचता है। ठीक है, लंग्स कोलैप्स नहीं हो जाए इससे बचता है, क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा। ठीक है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, सॉरी, इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर अगर कम होगा और पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस है कि लंग्स जो होता है वो कोलैप्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर अंदर रहना चाहिए, वो कभी भी निकलता नहीं है। ठीक है, जो कि इसी कारण ये क्या होता है, निगेटिव पुल प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, चलो तो ये चीज समझ आ गया, कोलैप्स होने से बचाता है कौन, रेसिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा वॉल्यूम जब खत्म हो जाता है तो अब हम लोग कैपेसिटीज का बात कर ले। ठीक है, कैपेसिटीज का बात करते हैं तो कैपेसिटीज में क्या देखने को मिलता है, कैपेसिटी में मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि जब हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करते हैं, ठीक है, जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अभी हम लोग पढ़ा तो ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा निकल के आता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब ऐड करना तो तुम्हें सिखा दिया। ठीक है, अब ऐड करना सिखा दिया तो अब जब ये डायग्राम बनना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना, अब इसी डायग्राम को याद रखो कि ये टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और ये है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और ये है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है,
तो ये चीज तुम्हें पता है, आई बात समझ में। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ग्राफ मैंने अभी ड्रॉ किया है, बस ये ग्राफ को देखते हुए, ध्यान में नजर रखते हुए तुम्हें तो मंथन करना है, ठीक है, किसको, तो ठीक है, तो मंथन करना है, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग में बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा सा इसके सीक्वेंस को नहीं लूंगा क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। मैं जो सीक्वेंस तुम्हें लिख के दिया था ना वहां पर, मैं फर्स्ट स्लाइड में वो सीक्वेंस लेता हूँ। सबसे पहला सीक्वेंस हमारा क्या है, सबसे पहला सीक्वेंस टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। सबसे पहला सीक्वेंस में चलो, टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखो ये है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। मुझे बताओ टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आ गया था, टाइडल वॉल्यूम आ गया था, टीई, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया था, ठीक है, TERI, रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम आया था, ठीक है, TERI, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया था, ठीक है। ये चीज समझ आया। अब देखो वही चीज ऐड करते जाओ, ये है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में सबको जोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम जुड़ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ गया, और रेसिडुअल वॉल्यूम जुड़ गया, ठीक है। सारा चीज जुड़ गया ना, तो सारा चीज जुड़ के क्या आएगा, TLC आएगा, ठीक है। ये चीज सबसे आसान है समझना, ये डाउट क्लियर हो गया। तो इस सब को अगर जोड़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा आता है 6,000 मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबका पहले वाला पॉइंट जोड़ा गया है, ठीक है, या फिर लास्ट वाला पॉइंट। देखो ये 2500 से 3000 था, तो ये 3000 वाला जोड़ा है। 1000 से 1100 था, तो 1100 वाला जोड़ा है, तो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर मैं जोड़ा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, आंसर दोनों तरह से सही होगा, देखना है कि ऑप्शन में क्या है। चलो, तो ये चीज क्लियर है, यहाँ पर मैं कहाँ गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी, देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्लियर है, ठीक है, 6000 ml आ जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन से देख लो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना वॉल्यूम एयर अकोमोडेट हो सकता है एट द एंड ऑफ फोर्सफुल, जब हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लेते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रह जाता है, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट हो सकता है लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोटल लंग्स, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं टी, अब हो गया, टी हो गया। अब वी के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब वी पे चलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला वाइटल कैपेसिटी के बारे में, वाइटल कैपेसिटी के बारे में हम जब हम लोग बात करते हैं तो जिसका जो मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी, तो हम लोग ने सोच बोला था कि इसमें से तेरी में से क्या हटा देंगे, इसमें से क्या हटा देंगे, चलिए बोलो, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में से आरवी हटा देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम रहेगा, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। बस आर हटा देना है, मतलब आर को रिमूव कर देंगे तो वाइटल कैपेसिटी आ गया, ठीक है। अब इसको टाइडल वॉल्यूम को इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें से क्या हटा दिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी में से क्या हटा दिए, इसमें से देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी में से आरबी को हटा दिए तो माइनस आरबी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसका इक्वेशन, अरे लिख सकते हैं ना भाई। देखो तुम्हें रखना याद यही है, तुम्हें याद यही रखना है, ठीक है। अगर ये नहीं याद है ना तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा 3-4 बार लिख लो कॉपी में, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इसी से मैं सब चीज समझा दूंगा, तो ही रिलेट करके सब चीज समझा दूंगा। क्वेश्चन बनाने से मतलब है, रटने से मतलब नहीं है, रटोगे तो कल फिर भूल जाओगे, ठीक है, इसलिए समझो, ठीक है। चलो, तो कहाँ थे हम लोग, टाइडल वाइटल कैपेसिटी में थे। वाइटल कैपेसिटी में बात करते हैं, देखो वाइटल कैपेसिटी में अगर हम लोग बात करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी का तो ये समझ में आ गया किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका फंक्शन मतलब इसका कैपेसिटी मतलब वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, मैक्सिमम ऑफ एयर जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन, एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद पर्सन ऑफ एयर जितना ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, तो कितना ब्रीथ कर सकता है, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी में से जो जितना वॉल्यूम बच जाता है उतना ही तो ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है।
वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, जितना वॉल्यूम बच जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम जितना होता है उसको घटा देते हैं, तो जितना वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीथ कितना कर सकते हैं, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को घटा देंगे तो उतना ही तो एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये चीज समझो अच्छे से। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मैं देखो कि वाइटल कैपेसिटी की बात करें, वाइटल कैपेसिटी में बात करें कौन कौन सा जुड़ रहा है, यहाँ पर मैं टाइडल वॉल्यूम जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं शैडो रंग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइडल वॉल्यूम जुड़ रहा है। ठीक है, पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ रहा है। ठीक है, पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ रहा है, देखो ये हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ रहा है, और क्या जुड़ रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या बन जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है, ये का फंक्शन, इसका सिग्निफिकेंस, इट प्रमोट द एक्ट ऑफ सप्लाइंग फ्रेश एयर एंड गेट रीड ऑफ फॉल एयर। ये क्या करता है, फ्रेश एयर को सप्लाई करता है, फॉल एयर को निकालता है। ठीक है, इसीलिए गैसियस एक्सचेंज ये क्या करता है, इन्वायरमेंट और टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज को बढ़ाता है। वाइटल कैपेसिटी का ये फंक्शन है। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो, अब हम लोग याद कर लेते हैं कि अब वी आई आई पे चलते हैं। ठीक है, आई पे देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के जब हम लोग बात करते हैं, हैंग कर रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा हैंग कर रहा था इसलिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन सोचो क्या होगा, डेफिनेशन सोचो क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी से याद रखो कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, कितना कैपेसिटी मतलब उसका क्षमता है, कितना वो इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, अब हम लोग सांस छोड़ दिए, फिर से कितना एक्सपायर कर सकता है। ठीक है, कितना इंस्पायर कर सकता है, उसको बोलते हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं एक बार सांस छोड़ने के बाद। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो मुझे बताओ कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या बोलते हैं कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है उसमें आई रहने दो, आर को हटा दो। ठीक है, आर को हटा दिए। ठीक है, ठीक है, इसमें से आर को हटा दिए थे तो वाइटल कैपेसिटी बना। अब ई को हटा दो तो टी प्लस आई बच जाएगा। ठीक है, टी प्लस आई बच जाएगा तो ये हो जाएगा टी, टी प्लस आई आर। ठीक है, ये इसका जो सब जोड़ के आएगा कितना, 3000 से 35। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एफ पे चलते हैं। ठीक है, एफ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी मतलब आर ई, एफ आर सी मतलब इक्वल टू आर ई, मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको जोड़ेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग, मतलब फंक्शनल, जो फंक्शनली है, नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जाता है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, देखो यहाँ पे नॉर्मल बात हो रहा है, लेकिन वहां पर मैं रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या था कि आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद अगर बच जाता है तो एफआरसी, अगर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद अगर बचता है नॉन वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सप्रेशन रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, दोनों को मैच मत कर देना। ठीक है, चलो, अब हमारा जो लास्ट है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर नॉर्मल इंस्पिरेशन, अब नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिए, अब जितना वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, छोड़ सकता है, सांस छोड़ सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद उसको क्या बोलते हैं,
देखो टाइडल वॉल्यूम तो होता ही है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है उसको ऐड कर दो तो ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन तुम बना के, अब किसी को माइनस किसी को प्लस करके तुम लोग एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा वाइट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। अगर किसी को ये लिखना है तो बस इतना शॉर्ट में लिख ले, बस इतने से काम चलेगा, इसको बार बार करते। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और देखो एक और चीज है, वी कैन नॉट मेजर आरवी। ठीक है, स्पायरोमीटर से किसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पायरोमीटर से किसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि किसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, जिसमें क्या होगा आरवी आएगा। मतलब जिस किसी में भी आरवी आएगा, जैसे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें आरवी आ रहा है, मतलब पीएलसी को नहीं कर सकते। इसमें भी एक्सपायरेटरी रिजर्व और वाइटल कैपेसिटी को कर सकते हैं। ठीक है, और एफआरसी यहाँ पर में आरवी आ रहा है, इसीलिए इसको फंक्शनल एफआरसी को नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आरवी आएगा, देखो यहाँ पर में देखो आरवी 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 नहीं है, मतलब इसको कर सकते हैं। ठीक है, आरवी नहीं, और रेसिडुअल वॉल्यूम को भी, बाकी इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्पायरोमीटर से कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते, जिसमें अगर आरवी आएगा उसको स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट और सबसे ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ना किसी को पता नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सब चीज पढ़ के जाओ, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बात करें तो दो जगह पे एक्सचेंज होता है। हम लोग ने रेस्पिरेशन का जो स्टेप पढ़ा था, उस रेस्पिरेशन के स्टेप में दो जगह एक्सचेंज होने का बात किया था। जहां पर में क्या हुआ था, डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, कहाँ पर में डिफ्यूजन हुआ था, कहाँ पर में हुआ था, सबसे पहला एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में डिफ्यूजन हुआ था। ठीक है, और दूसरा कहाँ पर मैं डिफ्यूजन देखने को मिला था, दूसरा यहाँ पर भी मुझे कहाँ डिफ्यूजन होने को देखने को मिला था, एल्वियोलाई में, सॉरी ब्लड में और टिश्यू में। ठीक है, ब्लड और टिश्यू में डिफ्यूजन देखने को मिला था। ठीक है बस, ठीक है, चलो देखो, तो हो गया ये बात। अब चलते हैं इसका फैक्टर पे। ठीक है, फैक्टर पे बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग, एल्वियोलाई एक प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। देखो एल्वियोलाई एक प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, लेकिन गैस एक्सचेंज एक तरह का पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें किसी तरह का एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, और ये डन होता है वाया सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, किस चीज से होता है ये, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे। ठीक है, पहला जो है उसमें वो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, दूसरा बात करते हैं थिकनेस, और तीसरा बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखो गैस का सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो सॉल्युबिलिटी हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा गैस, वो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो प्रेशर जो गैसेस एक्सचेंज होता है क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, अगर वहीं पर बात करें कि सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होता है, CO2 का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, O2 का सबसे ज्यादा होता है, और N2। ठीक है, उससे कम N2 का, सबसे कम, सबसे ज्यादा CO2 का, सॉरी यहाँ पर। तो देखिए कि यहाँ पर मैं आपको क्या दिख रहा है, CO2 और O2 का। तो अगर बात करें CO2 का सॉल्युबिलिटी जो होता है, ये 20 to 25 टाइम्स हाइयर होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है वो ऑक्सीजन से। ठीक है, 20 to 25 टाइम्स हाइयर होता है, मतलब ग्रेटर होता है ऑक्सीजन से, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। ठीक है, दिस इज पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो। डिफ्यूजन ऑफ CO2 का अब यहाँ पर मैं डिफ्यूजन भी देखो, डिफ्यूजन भी CO2 का सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, आई बात समझ में? रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है, ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, थिकनेस पे डिपेंड कैसे करता है, अगर थिकनेस अगर पतला होगा, मेम्ब्रेन अगर पतला होगा तो उससे गैस आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, अगर थिकनेस अगर सॉरी अगर जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो अगर ज्यादा मतलब मोटा होगा तो डिफ्यूजन, स्वाभाविक सी बात है, जनरल सी बात है। ठीक है, तो डिफ्यूजन वहां पर में स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, इन प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, एक मिक्सचर ऑफ गैस लेते हैं, उस गैस में एक इंडिविजुअल प्रेशर को मेजर करते हैं, तो जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है,
तो पार्शियल प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हैं या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात आती है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के बारे में। अब ज्यादा डिस्कशन हम लोग पार्शियल प्रेशर पे ही करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर पे ज्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है और मैंने इसको सुपर सिंप्लीफाइड तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो मैं सुपर सिंप्लीफाइड तरीके से बना दिया है। ठीक है बात, चलिए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस तरह से रेस्पिरेशन है। हम लोग को पता है कि एयर इंस्पायर करते हैं, कभी भी एयर इंस्पायर करते हैं तो जो एयर कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये बात क्लियर है। तो देखो, जहाँ प्रेशर ज्यादा वहां जहाँ प्रेशर कम वहां एयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में देखो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर में 159 mm ऑफ एफ देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसका, ऐसे मैं ट्रिक अपलोड कर चुका हूँ तो वहां से जाके डायरेक्ट देख सकते हो। मैं थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लूंगा, जाके वहां पे देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है ये। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाहर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सबको पता है बाहर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे एल्वियोलाई में थोड़ा सा कम ऑक्सीजन है। मतलब अगर प्रेशर का बात करें तो 104 में यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन यहाँ पर में इंटर कर रहा है। ठीक है, अब जब इंटर कर रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ठीक है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वाया पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर में जा रहा है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर 104 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर में क्या होगा, कम होगा, है ना बात। तो कम होगा तो ये देखो कि 104 से बढ़ के क्या हो गया, 104 से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कितना हो रहा है यहाँ पर में, पल्मोनरी वेन में 95 है। ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है। ठीक है, देखो ये 95 हो गया, मतलब यहाँ पर में 40 था। ठीक है, और जब यहाँ पर में आया तो ये हो कितना हो जाएगा 95। तो ये आपस में क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब कन्वर्ट हो जाए। आई बात समझ में। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, अब ये जो ब्लड है, अब ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड है वो टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कम होता है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना है 95, अब टिश्यू में कितना है 40। धीरे धीरे देखो कि पार्ट, अब यहाँ पर में टिश्यू कितना है 40 हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ये पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड कहाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, गैस कहाँ मूव करेगा, टिश्यू की तरफ। पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड है। ठीक है, अब जब देखो कि ऑक्सीजन अंदर चला गया तब क्या गया, CO2 बाहर निकला। जब CO2 बाहर क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था 45 था। यहाँ पर में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था टिश्यू में 45। अब जब टिश्यू में 45 है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर में। ठीक है, तो यहाँ पर में ये कितना हो जाएगा 45 ही रहेगा, क्योंकि यही तो ब्लड यहाँ पर में यहाँ मूव कर रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर में देखो कि 40 और 45 देखने को मिल रहा है, 40 और 45 देखने को मिल रहा है। वहीं पर हमें ये बात करें तो अब जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना हो सकता है, कितना 40 और 45। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार यही पूछा था कि एक बार क्वेश्चन यही पूछा था कि पल्मोनरी आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, यही पूछ देगा। भाई दिया तो हमारे पास ये है, तुम्हें याद रहते रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और ये सब दिया हुआ है, इसको याद रखते हैं। ठीक है, चलो, आई बात समझ में। अब जब ये ऑक्सीजन इधर इंटर किया तो अब कहाँ जाएगा, CO2 एल्वियोलाई में जाएगा। कैसे जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर में हाई है, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर में हाई है, एल्वियोलाई में देखो 40 है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। और एनवायरमेंट में वैसे भी CO2 कम है तो ये एनवायरमेंट चला जाएगा। ठीक है, 0.3 है तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में। ये इस तरह से चल एक्सचेंज इस तरह से हुआ। ठीक है, किस तरह से, अब इसका जो इंटरनल प्रोसेस है, किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, वो चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और है कि देखो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये किस चीज का बना होता है, 3 लेयर से बना होता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो लेयर है उसको बोलते हैं थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। देखो ये जो एल्वियोलाई है इसका जो थिन स्क्वामस एपिथेलियम है इसको बोलते हैं। ठीक है,
पहला तो लेयर हो गया वन सेल्ड होता है, वन सेल्ड थिक होता है एल्वियोलर वॉल। दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैविटी। इसका जो एंडोथेलियम है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, ठीक है। ये जो एंडोथेलियम है ये भी स्क्वामस एपिथेलियम का ही बना होता है, ठीक है। और इस दोनों के बीच में जो तुम्हें दिख रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस दोनों के बीच में क्या दिख रहा है तुम्हें, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है, इन बिटवीन द। तो ये मेम्ब्रेन का लेयर हो गया, तीन मेजर लेयर होता है, ठीक है। और इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में होता है, मतलब एक एक मिलीमीटर से भी कम होता है। तो समझ लो कैसे डिफ्यूजन होता है, 1 सेंटीमीटर भी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जितना ही फैक्टर होता है वो फेवरेबल होता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। तो जो टिश्यू के लिए ऑक्सीजन के लिए क्या डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन के लिए एल्वियोलाई टू टिश्यू में फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। और फेवरेबल कंडीशन CO2 के लिए कहाँ पे होता है, टिश्यू टू एल्वियोलाई में, ठीक है। आई बात समझ में, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस ओनली एट द एल्वियोलाई ऑन द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ रिच ब्लड सप्लाई, रिच सप्लाई ऑफ कैपिलरी एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही क्यों होता है रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा है। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई यहाँ पर में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यहाँ पर में थिन है, ठीक है। तो ये चीज फेवरेबल होता है ताकि एल्वियोलाई में रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब एक्सचेंज एल्वियोलाई से क्यों होता है ये पूछ सकते हो भाई। तो ये तीन कारण है, ठीक है। तो ये तीनों कारण जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। और आज का भी टॉपिक ये समाप्त होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और गैसेस के बारे में। और अगले लेक्चर में हम लोग बेहतरीन, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन आती है उससे, ठीक है। एक लेक्चर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस के बारे में होगा जिसमें ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, जितना भी चीज है सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एकदम क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, मिस मत करना, आज का भी लेक्चर जरूर देखना। और जो भी चीज आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट करें, तभी हमें पता चलता है कि आगे किस तरह से कंटेंट हमें देना है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, अपना फीडबैक देंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज कमेंट कीजिए, जितना से ज्यादा सब्सक्राइब हो सके उतना कीजिए, ठीक है। जितना शेयर करिएगा उतना मेरे लिए हेल्पफुल होता है, बाकी आप पे डिपेंड है, ठीक है। बाकी लेकिन कमेंट जरूर कीजिए तब, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे कि हाउ आई एम टीचिंग एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग योर कंटेंट, ठीक है। प्लीज सपोर्ट अस। इसीलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप लोग को चाहिए सब चीज प्रोवाइड होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।